हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरी पॉलिटी की ये सीरीज चल रही है, पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र, यानी कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या किसी भी पीसीएस की परीक्षा के लिए आपको इन नोट्स के अलावा कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से एक बार रीड कर लिया, अच्छे से एक बार कहते हैं ना सिंपल भाषा में रट्टा मार लिया, आपके 22 से 23 क्वेश्चन आसानी से आप इस नोट से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन नोट्स का मैंने कवरेज काफी वाइड रखा है, साथ ही शॉर्ट भी रखा है कि कुछ छूटे भी नहीं और ज्यादा शॉर्ट भी ना हो, तभी इनको मैं 62 पेज में मैंने इनको कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डीपीएसपी आज हम स्टार्ट करेंगे। डीपीएसपी दिया गया है आपका भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, ये क्या है, अवाद योग्य है, ठीक है। साथ ही अब देखेंगे नेक्स्ट, इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये अवाद योग्य थी, ठीक है। अनुच्छेद 38 आपका क्या कहता है जानते हैं। अनुच्छेद 38 में है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। आपका अनुच्छेद 39 क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। बिल्कुल, महिलाओं को भी बराबर वेतन मिलना चाहिए। स्किल तो बड़ा, स्किल वाले जो वर्क रहते हैं, मानो कि अगर कुछ फिजिकली वर्क है जैसे कि मजदूरी रहती है, उसमें भी तो बराबर ही काम करवाया जाता है। जब काम बराबर करवाया जा रहा है तो वेतन में बराबरी क्यों नहीं। तो इससे रिलेटेड था ये। अनुच्छेद 39 का ए है आपका नालसा, यानी कि निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। और अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 42 में हम देखेंगे, अनुच्छेद 42 आपका क्या कहता है कि काम की न्याय संगत और विचित दशाओं और प्रसूति सहायता, ठीक है। साथ ही में आपका अनुच्छेद 43 जो है मनरेगा कार्यक्रम, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनरेगा कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना अनुच्छेद 43 डीपीएसपी उचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी की बात करता है। अनुच्छेद 44 यानी कि समान सिविल संहिता की बात की गई है इस आर्टिकल में। साथ ही देखेंगे अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख, ठीक है। अनुच्छेद 46 हम देखेंगे एससी और एसटी शिक्षा। अनुच्छेद 51 है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। अनुच्छेद 47 है उद्योगों के पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के बारे में। अनुच्छेद 48 है आपका पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 39 है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की संरक्षण करना, वस्तुओं का, ठीक है। अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो ये हमने डीपीएसपी कंप्लीट किया। अब अगला चैप्टर है आपका मूल कर्तव्य। कहां से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे इनको समाहित किया गया था। संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के भाग का अनुच्छेद 51 के का में कुल संख्या है 11, मूल संख्या थी आपकी 10। 86वें संविधान संशोधन के तहत जो 2002 में हुआ था 11वां जोड़ा गया है। अगला है संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, ये आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करना, ये भी आपका कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन में सुधार करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। साथ ही में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देना, ये क्या है, ये भी आपका एक मौलिक कर्तव्य है। अब हमारा स्टार्ट होता है राष्ट्रपति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है। अब यहाँ पे जानेंगे हम थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में। यह प्रथम नागरिक होता है देश का। 52 अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कार्यपालिका शक्ति
राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत नहीं। ठीक है। अनुच्छेद 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी में भी निर्वाचक मंडल का गठन किया गया। अनुच्छेद 55 आपका कहता है राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान द्वारा। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 15,000 जमानत चाहिए। ठीक है। 1/6 भाग आपका जमानत, अगर आप 1/6 अगर नहीं ले पाते हैं वोटिंग तो वो आपकी जमानत क्या है, जब्त हो जाएगी। अनुच्छेद 56 क्या कहता है जानते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 56 का क्या कहता है कि प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम राष्ट्रपति थे 1950 से 1952 तक के कार्यकाल के लिए। ठीक है, ये अंतरिम राष्ट्रपति भी रह चुके थे। 26 जनवरी 1950 से 31 मई 1962 तक ये क्या तीन इनके कार्यकाल रहे थे। इसमें ये क्या एक अकेले ये यहाँ पे राष्ट्रपति रहे थे 3 कार्यकाल के लिए। ठीक है। उसके बाद में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 31 मई 1962 से 31 मई 1967 तक ये रहे थे, चौथे प्रेसिडेंट थे ये आपके, और व्यक्ति वाइज आपके दूसरे थे। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक के 5वें प्रेसिडेंट थे और ये व्यक्ति वाइज तीसरे थे। ठीक है। अब बात करते हैं रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक आपके रामनाथ कोविंद रहे थे, 16वें ये प्रेसिडेंट थे और व्यक्ति वाइज ये 14वें थे। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू आपकी 25 जुलाई 2022 से अब तक है, 17वीं ये प्रेसिडेंट है और व्यक्ति वाइज आपकी 15वीं है। ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक भी कहा जाता था। ये स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ठीक है। निर्वाचन जनसंख्या से तात्पर्य है कि वर्ष 1971 की जनसंख्या। ठीक है। 84वें संविधान संशोधन 2001 में ये संशोधन किया गया कि 2026 तक यही जनसंख्या की काउंटिंग हमारी रहेगी। अगला है 59 राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान मंडल से हो सकता है पद ग्रहण से पहले सदन छोड़ देगा। ठीक है। शपथ की बात करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएगा या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उनको शपथ दिलाएगा। 56 का खा क्या कहता है कि महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर होता है। ओनली राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक ही तरीका है, संविधान का अतिक्रमण। ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है आपकी अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। 61 में ऐसा कहा गया। अनुच्छेद 61 के 2 में कहा गया है कि 14 दिन की अग्रिम सूचना आपको देनी होगी महाभियोग लगाने से पहले। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के थ्रू उसको पास कराना होगा, 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। साथ ही में अनुच्छेद 62 का 2 आपका कहता है कि मृत्यु, पद त्याग और पद से हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति के लिए 6 माह के अंदर भरना होगा। उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, और ये भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इनकी जगह लेगा। अनुच्छेद 67 क्या कहता है चलिए जानते हैं। 77 समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होंगी। 78 क्या कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है उसकी बात करता है। अनुच्छेद 86 क्या कहता है कि संसद के सदनों में अभिभाषण व संदेश भेजना प्रेसिडेंट का अधिकार है। अनुच्छेद 87 क्या कहता है आपका प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में। अनुच्छेद 108 में कहा गया है संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 मतलब 111 विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा, अपनी स्वीकृति रोकेगा धन विधेयक के अलावा। ठीक है, पुनः विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा, धन विधेयक के अलावा की बात कर रहा है। ठीक है।
उसके बाद में अनुच्छेद 1, 2, 3 बोल के वो क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 72 में आपकी क्षमादान की शक्ति यानी कि न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद 53 तीनों सेनाओं का ये प्रधान होता है, ठीक है। अनुच्छेद 143 की हम बात करते हैं, सॉरी 143, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति है उसकी यहाँ पे। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अगला है कि अभी तक सर्व सहमति से चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस द्वारा। तो ये हमने कंप्लीट राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में भी लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति व्यक्ति वाइज आपके 14वें हैं और उपराष्ट्रपति वाइज पद वाइज हैं ये 16वें, ठीक है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर है, क्रम में राष्ट्रपति के बाद आता है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 आपका कहता है कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सदन के दोनों सदनों में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य का चुनाव करेगा, ठीक है। दोनों सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाएगा। अनुच्छेद 66 का एक कहता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान होगा। अनुच्छेद 66 का 3 कहता है योग्यता के बारे में 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की इसकी योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति के लिए 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 67 आपका कहता है कि कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा। अनुच्छेद 67 का कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख से पद त्याग देगा। अनुच्छेद 67 का कहता है पद से हटाना राज्यसभा बहुमत पारित करके और लोकसभा सिर्फ सहमति दे दे, ठीक है। अनुच्छेद 69 में बात की गई है इसके शपथ की, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक रहे थे सबसे पहले। दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। उसके बाद में 14 में आपके जगदीश धनखड़ 2022 थे अब तक। लेकिन जो भी करंट अपडेट था मैंने यहाँ पे डाल दिया। 11 अगस्त 2022 को ये नियुक्त किए गए थे और 21 जुलाई 2025 को इन्होंने स्वास्थ्य कारणों यानी कि हेल्थ इशू के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो ये था हमारा करंट अपडेट। अब चलो जानते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, क्योंकि इतने प्यारे नोट्स हैं, आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। सारी चीजें आपको 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट करा दी जा रही है सभी टॉपिक से। यहाँ पे कैबिनेट में आपके कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अनुच्छेद 74 आपका क्या कहता है जानते हैं कि राष्ट्रपति सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 कहता है सलाह की न्यायालयों में जांच नहीं होगी। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75 का आपका कहता है कि मंत्रिपरिषद में पीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% से क्या अधिक नहीं होगी। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, आपका 51वां संविधान संशोधन 2003। ये आपका बीपीएससी में आया था। अभी जो बीपीएससी हुई थी कौन सी 70वीं में ये वाला प्रश्न आपका आया था, याद रखिएगा। 75 की बात करता है अनुच्छेद 75 का 2 मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। 75 का 3 कहता है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है। आगे आपका अनुच्छेद 352 संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम केंद्रीय कैबिनेट का जो सचिवालय होता है वो सीधे पीएम के अधीन होता है। अनुच्छेद 75 का 5 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, ठीक है।
पीएम अन्य मंत्रियों को शपथ, पीएम और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? आपका प्रेसिडेंट। पीएम अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपका पीएम करता है। अनुच्छेद 78, पीएम प्रेसिडेंट को सूचना देगा संघीय प्रशासन और विधान के बारे में। 15 अगस्त 1947 में केंद्र मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 और वर्तमान में कितनी है? 52। भारत में मंत्रिपरिषद विश्वास पास प्रस्ताव रख सकती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। उप पीएम पद का सृजन संविधान के प्रावधान से अटकर है, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये आपके संविधान में नहीं है। संविधान में कैबिनेट समितियों का भी उल्लेख नहीं है। पीएम द्वारा समय समय पर जरूरत पड़ने पर इनका गठन किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो यहाँ तक हमने ये खत्म किया। कल हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और कैग के बारे में। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।